आप सबका यार एक बार फिर से वेलकम चैनल के ऊपर। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का हम लास्ट T20 आई है कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। वेस्ट इंडीज यार सीरीज हार चुकी है, तो अब आखिरी मैच है, तो आई होप वो जीतने का ट्राई करेंगे जिस हिसाब से वो खेलते हैं ना, कि जीत के जाएं। तो मैं एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे वेस्ट इंडीज हार चुकी है मैच, इंग्लैंड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या पता वो आदिल राशिद की जगह जो उनके स्क्वाड के अंदर जो दो लेग स्पिनर्स है ना, रेयान अहमद और ये जो नया प्लेयर है जफर चौहान, इसको ट्राई कर लें वो आदिल राशिद की जगह पे, यानी नए नए मौके दें प्लेयर्स को। वेस्ट इंडीज़ भी मे भी कुछ चेंजेस करना चाहे अपने स्क्वाड के अंदर, क्योंकि अब हार चुकी है, क्या पता चेंजेस कर ले। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं पे आप कुछ में से कुछ लोग होते हैं ना जो GL के अंदर टीम लगा के भूल जाते हैं, तो इस बार चेंजेस हो सकते हैं, तो अलर्ट रहना। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स है ना, वो जो बैट्समैन है उनके मैचअप वर्सेस इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं। स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के मैचअप में अलग अलग समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और स्क्रीनशॉट पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो ब्लू लाइन का मतलब, अगर आप पहली बार आए तो ब्लू लाइन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बॉलर से किसी बैट्समैन को थोड़ा सा थ्रेट, यानी माइनर थ्रेट मान के चलो, हल्का फुल्का मतलब प्रॉब्लम हो सकती है पर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ब्रेंडन किंग के ऊपर आप तीन तीन ब्लू लाइन देख रहे हो, यानी तीन तीन बॉलर उसको परेशान कर सकते हैं। पर एरो जो अगर आपको दिख रहा है ना ब्लू लाइन के ऊपर, वो ब्रेंडन किंग की तरफ है, यानी हाई चांसेस है ब्रेंडन किंग खेल जाएगा इन तीनों को, पर थोड़े बहुत चांसेस है आउट हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब केवल ये है, थोड़े बहुत चांसेस से आउट हो जाएगा, पर एरो का मतलब ये है कि वो खेल सकता है, उसके हाई चांसेस है। तो देखो ब्रेंडन किंग, विल जैक्स राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, डेन मुस्ली राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो इन पे पता है राइट आर्म ऑफ स्पिनर को कभी कभी अपना विकेट दे देता है, कभी कभी देता है, ज़्यादा नहीं कभी कभी, पर हाँ दे देता है, सेट होने के बावजूद दे देता है। विल जैक्स बॉलिंग करवा नहीं रहा, मूसली ने पिछले गेम के अंदर 2 विकेट लिए, 3 ओवर डाले, पर वो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराने नहीं आया। तो ये दोनों अगर उसके सामने पावर प्ले में बॉलिंग करवाने नहीं आते तो ये दोनों तो थ्रेट हुए नहीं। पर अगर लेटर ऑन मैच के अंदर मान लो ब्रेंडन किंग सेट हो जाता है, वहाँ पे बॉलिंग करवाने आते, तो 15 से 25% चांस मान के चलो हो सकता है आउट कर दे, 75% चांस खेल जाएगा। ब्रेंडन किंग और आदिल राशिद के बीच में देखो ब्राउन लाइन है। ब्राउन लाइन हमको ये बता रही है कि ब्रेंडन किंग ने आदिल राशिद को बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। और एक गजब की बात आपको बताता हूँ, देखो ब्रेंडन किंग अगर आप पूरे ग्लोब में देखोगे ना वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत लेग स्पिनर्स के साथ खेला है। सबसे सुस्त वो आदिल राशिद पे खेलता है, बाकी सब पे ठीक स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, छक्के चौके मारता है। अगर आपको T20 आई सीरीज याद हो इंडिया और वेस्ट इंडीज की, जब पांड्या कैप्टन था, उसके अंदर चहल था, तो चहल को अच्छी खासा ब्रेंडन किंग ने हिट करा था। तो बाकी सारे लेग स्पिनर्स को मारता है, केवल आदिल राशिद के सामने सुस्त खेलता है, इज्जत देता है आदिल राशिद को, आराम से सिंगल डबल करके या डॉट बॉल खेलता है, छक्के चौके बहुत कम मारता है। तो ब्राउन लाइन का मतलब यह है कि किसी बैट्समैन ने बहुत डिफेंसिवली किसी बॉलर को खेला है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, लिविंगस्टोन भी लेग स्पिनर है, ये इसको आउट कर सकता है, पास्ट में किया भी हुआ है। पर एरो फिर से आप देखोगे तो ब्रेंडन किंग की तरफ है, हाई चांसेस है खेल जाएगा। पर आदिल राशिद को बहुत सुस्त खेलता है। तो ब्रेंडन किंग के बाकी सारे जो मैचअप्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ब्रेंडन किंग ठीक खेलता है। तो अगर जो जैकब बीथल है इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो अगर पार्ट टाइम है ना, वो अगर करवाने के लिए बॉलिंग आए तो उसको भी हाई चांसेस है खेल जाएगा। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट ब्रेंडन किंग ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 ब्लू लाइन समझ के आप छोड़ दोगे, ऐसा मत करना। स्पिनर्स के अगेंस्ट ठीक है। एवन लुइस की अगर मैं मैचअप देखूँ ना, तो देखो 3-3 ऑरेंज लाइन जा रही है। ऑरेंज लाइन का मतलब है कि इस बॉलर को वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स मार सकता है। तो आपको एक वो बात बताता हूँ, देखो अंदर की बात, तो पूरी वेस्ट इंडीज लाइनअप में केवल एक एवन लुइस है जो आदिल राशिद को हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन्स मार सकता है। बाकी सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, या तो थोड़ा बहुत फंसते हैं या फिर स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। तो एवन लुइस अगर पावर प्ले सर्वाइव कर गया, उसके बाद में आदिल राशिद होगा, लिविंगस्टोन होगा, तो उनको ये अच्छा खासा रन्स मार सकता है। और अगर आदिल राशिद को रेस्ट करवा कर इंग्लैंड किसी दूसरे लेग स्पिनर को खिलाएगी, तो उस पर भी अच्छा खासा रन मार सकता है। बाकी एवन लुइस ऑफ स्पिन को भी ठीक खेलता है, केवल एक पोटेंशियल थ्रेट मूसली का है, क्योंकि देखो तीक्ष्णा मूसली जैसी स्पीड पे बॉलिंग करता है, मूसली भी सेम स्पीड पे बॉलिंग करता है। तो एवन लुइस को तीक्ष्णा ने काफ़ी बार आउट करा है। लेकिन एक चीज़ पे डाउट है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि तीक्ष्णा एक्शन के कारण अपने आप फंसाता है एवन लुइस को, या फिर स्पीड के कारण। स्पीड के कारण फंसाता है तो मूसली भी फंसा सकता है, एक्शन के कारण अगर फंसाता है तो मूसली नहीं फंसा सकता। फिर मूसली का एक्शन सिंपल है,
तीक्ष्णा का थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, वहाँ से कैरम बॉल, वहीं से ऑफ स्पिन, वहीं से टॉप स्पिन, कुछ भी फेंक देता है। मूसली का एकदम सीधा एक्शन है, स्पिन विन कुछ नहीं होती, उसकी बॉल सीधी आएगी। तो मूसली स्पीड के कारण फंसा सकता है, अगर एवन लुइस स्पीड के कारण फंस रहा था। वरना एक्शन के कारण अगर विकेट लेने की बात है तो मुझे लगता नहीं मूसली आउट कर पाएगा। जो एवन लुइस है ना, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को अपना विकेट दे देता है। 10 मैचों में अगर ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का सामना करेगा तो 4 बार विकेट दे देगा। पास्ट में भी इसने बहुत बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को विकेट दिए हैं। तो जैकॉब बीथेल बॉलिंग करवा नहीं रहा है इस T20 या सीरीज में, तो अगर वो बॉलिंग करवाने आता तो हो सकता है वो एवन लुइस का विकेट ले जाए, पर कोई चांस बहुत कम है कि जॉश बटलर उसको बॉलिंग देगा। पर अगर इंग्लैंड वाले एनालिसिस करके आएंगे ना, तो क्या पता ट्राई कर लें जैकॉब बीथेल को। तो उसके सामने एक ब्लू लाइन वाला मैचअप मान लो एवन लुइस के ऊपर जैकॉब बीथेल का। वरना ऐसा जो मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैचअप लगा नहीं। लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा ना ऑरेंज लाइन। मूसली का हम बता नहीं सकते कि एक्शन के कारण फंस रहा है या फिर उसके कारण स्पीड के कारण। और विल जैक्स बॉलिंग करवा नहीं रहा, और विल जैक्स अगर बॉलिंग करवाने आ भी गया तो भी ऑफ स्पिन को एवन लुइस ठीक खेलता है। केवल मुझे डाउट है वो स्पीड के कारण फंसता है तीक्ष्णा के ऊपर या फिर एक्शन के कारण। तो स्पीड के कारण फंसता है तो मूसली फंसा लेगा, वरना मूसली को भी खेल जाएगा। एवन लुइस के बाद देखो निकोलस पूरन आएगा, बहुत लोग उसे सीवीसी करते हैं। पूरन और मूसली का जैसे मैंने आपको एक थ्रेड बताया, देखो पूरन के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। पूरन भी कभी कभी ऑफ स्पिन को विकेट दे देता है, पर जो पर्पल वाली लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने, इसका मतलब इस बॉलर के साथ इसका कोई मैचअप अवेलेबल ही नहीं है, कभी खेला ही नहीं है इसको। और ना ही मेरे को समझ में आया है कि भाई मूसली टाइप के बॉलर को खेलेगा कैसे। तीक्ष्णा टाइप के बॉलर को पूरन बहुत अच्छा खेलता है, पर ऑफ स्पिनर को पता है कभी कभी पूरन विकेट दे जाता है। हाई चांसेस है खेल जाए ऑफ स्पिनर को, जैसे ब्रेंडन किंग होता है ना, ऑफ स्पिनर को हाई चांसेस है खेल जाए, पर कभी कभी 10 मैच में मान लो 3 बार आउट हो जाएगा। तो पूरन का भी सेम वही सीन है, पर हाई चांसेस है खेल जाए। तो पर्पल लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है मूसली और पूरन के बीच में, वो आपको यही बता दिया है। मैचअप कोई भी अवेलेबल नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते, पर एरो पूरन की तरफ है, यानी हाई चांसेस है खेल जाए। उसके बाद में आदिल राशिद, देखो आदिल राशिद जो है ना वो पूरन को ज़्यादा रन बनाने नहीं देता है। और पूरन अगर ज़बरदस्ती हिट करने जाएगा आदिल राशिद को तो अपना विकेट भी उसने कई बार दिया है। तो पूरन के सामने आदिल राशिद का ब्लू लाइन वाला थ्रेट मान के चलो, सिंगल डबल करने आया अगर पूरन तो आदिल राशिद को खेल जाएगा। पर अगर फालतू में अटैक करने जा रहा है तो आदिल राशिद इसे फंसा लेता है। तो ब्लू लाइन का मतलब है थोड़ा बहुत दिक्कत है, पूरन को फंसा सकता है। उसके बाद में रियान अहमद को भाई पूरन बहुत मारता, तो अगर आदिल राशिद की जगह पर रियान अहमद खेलता तो भाई रियान अहमद की बॉल की बहुत पिटाई होने वाली है फिर से। फिर जैफर चौहान को भी बहुत अच्छा मार सकता है पूरन। देखो पूरन आदिल राशिद को छोड़ के सारे लेग स्पिनर्स को मारता है, ब्रेंडन किंग आदिल राशिद को छोड़ के सारे लेग स्पिनर को मारता है। तो एक आदिल राशिद की क्वालिटी है ना हवा में डिसीव करने की अपने एक्शन के कारण, तो वहां पे ये फंसा लेता है ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन को। पूरन को बाकी और कोई थ्रेट नहीं है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी पूरन काफ़ी मारता है। तो केवल एक आदिल राशिद है जो इसे रोक के रखता है, जो इसका विकेट ले सकता है। पूरन के बारे में देखो शाई होप आएगा। शाई होप के बारे में मैंने आपको काफ़ी बोला है कि देख शाई होप जो है ना वो 7 से 8 या 9 इतने की रन रेट चल रही है, तो वो ठीक प्लेयर है स्पिन के अगेंस्ट में, खासकर लेग स्पिन के अगेंस्ट में। पर अगर रन रेट 10 12 13 की हो जाती है ना, तो शाई होप भी लेग स्पिनर को अपना विकेट दे जाता है, और कई बार दिया भी है। रियान अहमद ने भी इसका विकेट निकाला है, आदिल राशिद भी इसका विकेट निकाल सकता है। ओडीआई के अंदर ये विकेट नहीं देता लेग स्पिनर को, क्योंकि वहां पे देखो सिंगल डबल करके स्ट्राइक रेट 5-6 रन प्रति ओवर की चाहिए होती है। पर T20 में जो वो 10-12 प्रति ओवर की रन रेट डिमांड होती है ना, वहां पे अपना विकेट दे देता है। चाहे फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग करे, मान लो इसकी टीम पे 10 ओवर में 100 रन है, यानी 10 रन की मेंटेन करके चल रहा है ये, तो शाई होप भी ट्राई करेगा हिट करने की, तो वहां पे फंस जाता है। और अगर चेज कर रहा है शाई होप, तो अगर 10 से 12 ओवर प्रति ओवर रन रेट की डिमांड हुई तो वहां पे भी शाई होप फंस जाता है। तो शाई होप टोटली डिपेंड करता है किस फेज में आएगा बैटिंग के। अगर लो रन रेट वाला पे आता है ना कि रन रेट अब रिक्वायर्ड रन रेट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आराम से खेल जाएगा सिंगल डबल करके, एक आधी डॉट बॉल खेल के। पर हाई रन रेट की जरूरत है तो फंस जाता है। तो शाई होप के ऊपर 4-4 ब्लू लाइन है, इसका मतलब 4-4 बॉलर अगर प्रेशर बन जाए रन रेट का शाई होप के ऊपर, तो इसका विकेट ले सकते हैं। और बाकी किसी भी बॉलिंग टाइप जो स्पिनर होता है ना फिंगर स्पिनर, उनसे शाई होप को कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक लेग स्पिनर है जो उसको रिक्वायर्ड रन रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो फंसा लेता है। तो शाई होप के ऊपर 4-4 ब्लू लाइन है। अगर रन रेट बढ़ गया और अगर शाई होप को ट्राई करती है वेस्ट इंडीज अपने आखिरी T20 के अंदर, तो अगर ज़्यादा रन रेट की जरूरत हुई तो ये फंस जाता है लेग स्पिनर के ऊपर। पॉवेल आदिल राशिद को वही स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है।
लिमिट के बाहर जाके अगर हिट करने की कोशिश करेगा तो पॉवेल इसको अपना विकेट दे जाता है। जैसे आपने देखा था ना, जो भी हाल ही में T20 आई हुआ है उसमें पॉवेल को आदिल राशिद ने आउट करा था। आदिल राशिद को मारने के लिए गया था 6वें ओवर में, 7वें ओवर में मारने के लिए गया था, उसको आउट कर दिया था, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गया था। उसके बाद में पॉवेल लिविंगस्टन को काफ़ी मारता है, तो लिविंगस्टन अगर बॉलिंग करवाने आया पॉवेल के सामने तो हाई चांसेस है पॉवेल इसको अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ हिट करे। विकेट यार मे भी किस्मत है, विकेट लिविंगस्टन इसका ले, क्या पता 3-4 छक्के खाने के बाद विकेट ले ले, जैसा वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था, 3 छक्के मारे तो उसके बाद आउट कर दिया था लिविंगस्टन ने पॉवेल को। पर बैटिंग वाइज पॉवेल काफ़ी ज़्यादा मारता है लिविंगस्टन को, और मुझे ऐसा कोई थ्रेट दिख नहीं रहा। लेग स्पिन को पॉवेल आदिल राशिद के अलावा बाकी सबको ठीक खेलता है, क्योंकि आदिल राशिद है, देखो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आदिल राशिद को या तो विकेट दे जाते हैं या फिर स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, पर एक एवन लुइस है इकलौता प्लेयर वेस्ट इंडीज के अंदर जिसको हिट करता है आदिल राशिद को। तो अगर एवन लुइस सर्वाइव करेगा ना 6 ओवर, तो उसके बाद देखो आदिल राशिद को कितने ज़्यादा रन मार सकता है। रदरफोर्ड भी आदिल राशिद को स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, सिंगल डबल डॉट बॉल। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को रदरफोर्ड काफ़ी मारता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को जो रोमन पॉवेल है ना वो भी ठीक खेलता है। तो रदरफोर्ड का केवल एक ही थोड़ा सा वो निकल के आया आदिल राशिद। हिटमैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और जो लेग स्पिनर होते हैं उनको काफ़ी तेज स्ट्राइक रेट के साथ मारता है, अपना विकेट भी दे देता है और ज़्यादा रन मारता भी है। तो जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, डार्क ग्रीन लाइन, इसका मतलब यही है कि मारता भी है छक्के चौके और अपना विकेट भी दे जाता है, पर एरो हिटमैन की तरफ है, यानी हाई चांसेस है कि ज़्यादा मारे और विकेट कम दे। तो इसका मतलब ये है, तो 3-3 लेग स्पिनर के अगेंस्ट में इसका यही चलता है हिटमैन का। आईपीएल में भी लेग स्पिनर को ये काफ़ी मारता है, अपना विकेट भी देता है, पर विकेट कम देता है, मारता ज़्यादा है, तो इसलिए एरो हिटमैन की तरफ है। रसल आदिल राशिद को सामने कभी कभी फंस जाता है पर हिट भी अच्छी लगा लेता है। तो अगर आपको रसल और आदिल राशिद के बीच में जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, उसको अगर आपको ग्रीन लाइन समझना है तो भी ठीक है, ब्लू लाइन समझ के जाना है तो भी ठीक है। ज़्यादा स्ट्राइक रेट की जरूरत पड़ी तो इसको छक्के मारता भी है रसल, पर अपना विकेट भी दे जाता है। तो आप ग्रीन लाइन भी मान सकते हो इस वाली ब्लू लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को रसल काफ़ी सॉलिड मारता है अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। रेयान अहमद को भी रसल अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। तो रसल, हेटमायर, पॉवेल, शाई होप, पूरन, इन सब का केवल एक ही प्रॉब्लम है, वो है आदिल राशिद। हेटमायर को चलो हिट कर सकता है उसको, पर बाकी सब डिफेंसिवली खेलते हैं। एक इकलौता एवन लुइस है जो ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ मारता है। तो याद रखना अगर एवन लुइस खेल गया ना पावर प्ले तो कसम से बहुत मारेगा आदिल राशिद को, और लिविंगस्टोन भी वहाँ पे बॉलिंग करवाने आएगा तो उसको भी मारेगा। तो ध्यान रखना एवन लुइस के ऊपर अगर वो सर्वाइव करेगा पावर प्ले में। और मूसली इनका एक थोड़ा सा वो वाला बॉलर हो सकता है, सरप्राइजिंग बॉलर, अगर इसको मौका पूरा मिलता है। मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता मूसली एक्शन के कारण फंसाएगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर को या स्पीड के कारण। स्पीड के कारण अगर तीक्ष्णा के ऊपर ये फंस रहे हैं तो मूसली भी आउट कर ही देगा यार, स्पीड तो दोनों की सेम ही है। पर अगर एक्शन के कारण तीक्ष्णा के ऊपर फंसते हैं वेस्ट इंडीज वाले तो मूसली का एक्शन एकदम सिंपल है, नॉर्मल एक्शन है, स्पीड बराबर है तीक्ष्णा के बराबर। तो ये वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे वर्सेस इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं उनके मैचअप। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। एवन लुइस का खास ध्यान रखना, एक इकलौता बैट्समैन है जो आदिल राशिद को छक्के चौके अच्छे से मार सकता है बिना किसी दिक्कत के। बाकी सारे स्ट्रगल करते हैं आदिल राशिद के ऊपर छक्के चौके मारने में, सिंगल डबल खेल सकते हैं, छक्के चौके केवल एवन लुइस मार सकता है बिना झिझक के। और मुझे ऐसा कोई बॉलर दिखा नहीं। कोई नया बॉलर अगर खेल रहा है, रेयान अहमद, जैफर चौहान, मैं स्मॉल लीग में नहीं लूंगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सारे जमीन ने पीट ही दें। तो आदिल राशिद के अलावा मैं बाकी किसी भी लेग स्पिनर के ऊपर इतना ध्यान दूंगा नहीं। पर हाँ एक बात आपको बता देता हूँ, रेहान अहमद ने एक बार 3 विकेट निकाल लिए थे, छक्के चौके खाए थे इसने पर विकेट निकाल लिए थे। पर स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लूंगा मैं इसके ऊपर फालतू का। और कोई मुझे बॉलिंग ऑप्शन अच्छा दिखा नहीं। विल जैक्स बॉलिंग करा ही ना, पर अगर करवा भी देगा तो अभी मैचअप बन नहीं रहा है। तो ये हुए वेस्ट इंडीज के मैचअप वर्सेस इंग्लैंड के स्पिनर्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वेस्ट इंडीज के मैचअप वर्सेस इंग्लैंड के पेसर्स पे। तो ध्यान से देखो, जोफ्रा आर्चर, निकोलस पूरन और एवन लुइस इन दोनों को रोक के रखता है, इन दोनों को छक्के चौके मारने नहीं देता, सिंगल डबल करके चलाते हैं। डॉट बॉल इतनी ज़्यादा फिलहाल खेलते नहीं है, पर सिंगल डबल पे इनको मजबूर करता है खेलने के लिए। अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में भी आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर के कारण ही निकोलस पूरन ने कुछ 36 रन बनाए थे और 32 बॉलें खेली थी। सोचो निकोलस पूरन जैसा बैट्समैन 32 बॉलें खेल रहा है और 36 रन बना रहा है, 36 रन बना रहा है। तो समझ में आ रहा है ना कितना इसको मतलब कंट्रोल कर रखा है निकोलस पूरन को।
और यही कारण है कि निकोलस पूरन ज़्यादा चलता नहीं है, लंबा नहीं चलता इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि आर्चर और ये आदिल राशिद इसको रन ज़्यादा बनाने नहीं देते, सिंगल डबल लेने में इसको वो करते हैं मजबूर कि भाई तू जा सिंगल डबल ले। खुद सोचा यार, अगर निकोलस पूरन जैसा बैट्समैन को आप बोलो कि तू तेरे को 32 बॉलें दे रहे हैं पर तुझे 36 रन बनाने हैं, सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना इंग्लैंड के लिए। बाकी सारे बैट्समैन क्या पता 32 पे 50 मार दे, पर निकोलस पूरन जैसे बैट्समैन को 36 रन तक रोक के रखा है 32 बॉलों के अंदर। तो ये दोनों बॉलर की क्वालिटी दिखाता है आपको। और ब्रेंडन किंग रीस टोपली को बहुत स्लो खेलता है। फिर ये जो शाई होप है ये भी रीस टोपली को बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। जोफ्रा आर्चर को एवन लुइस और निकोलस पूरन ये थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट के साथ सिंगल डबल करके खेलते हैं। उसके बाद में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये पूरन है ना, पूरन के साथ आपको 2 बार जोफ्रा आर्चर का लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू लाइन है और एक ब्राउन लाइन है। तो पूरन अगर फालतू का हिट करने गया तो जोफ्रा आर्चर फंसा सकता है, पहले फंसाया भी हुआ है, पर अगर नॉर्मल गेम चल रहा है तो सिंगल डबल पे फोर्स करेगा। तो मैंने आपको देखो अलग अलग प्लेयर के ऊपर अलग अलग लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पर्टिकुलर बॉलर इसको परेशान भी कर सकता है थोड़ा थोड़ा, जैसा आप पूरन और जोफ्रा आर्चर के बीच में देख रहे हो ना। और यही बॉलर इसको स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलने में मजबूर कर सकता है। यानी अगर पूरन मान लो इसको आउट नहीं कर पाया जोफ्रा आर्चर पूरन को, और पूरन ने इसकी 15 बॉलें खेली, तो ये 15 बॉल में 20 या 22 रन नहीं बनाएगा पूरन। तो यार T20 के हिसाब से ये बहुत कम है कि आप 15 बॉलें खेल रहे हो और 20 रन के करीब बना रहे हो, तो कम है। तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है, ब्राउन वाली। टर्नर एकदम नया है। शाकिब महमूद काफ़ी विकेट ले रहा है, ओपनर जो प्लेयर आता है वेस्ट इंडीज़ का उसको ब्रेक कर रहा है। तो शाकिब महमूद दोनों T20 में काफ़ी अच्छा करा है। ये पर्पल सर्कल का मतलब यही है कि ये प्लेयर नया है, क्योंकि नया है ना शाकिब महमूद इस टूर के ऊपर, तो इसके उतने मैच अवेलेबल नहीं है कि हम कुछ ध्यान से कुछ समझ के लाइन ड्रॉ कर सके। पर हाँ, अगर पिछले दोनों T20 देखूँ, क्लाउडी वेदर के कारण, पिच पे मॉइस्चर होने के कारण ये विकेट्स ले रहा है वेस्ट इंडीज़ की। जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है ना, वन डाउन का जो भी प्लेयर आता है टॉप ऑर्डर में, मान लो जो भी खेलने आ गया पावर प्ले के अंदर, उसके विकेट ले रहा है। तो शाकिब महमूद विकेटें निकाल रहा है। पर अगर विकेट के ऊपर मॉइस्चर नहीं हुआ मान लो थर्ड T20 के अंदर और क्लाउडी कंडीशन नहीं हुए, तो कोई गारंटी नहीं है विकेट निकालेगा नहीं निकालेगा, क्योंकि अभी तो इसको क्लाउडी कंडीशन और पिच के ऊपर जो मॉइस्चर है उसका साथ मिल रहा है। वहाँ पे अगर मान लो सूखा हुआ और मॉइस्चर नहीं हुआ तो फिर ये पिट भी सकता है, स्टार्टिंग में विकेट ना मिले उसको उतना ज़्यादा। लेकिन अगर सेम कंडीशन रही तो हाई चांसेस है फिर से क्लाउडी वेदर में ओपनिंग के विकेट निकाल लेगा, अगर ये फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग कर रहा है स्पेशली, याद रखना। सैम करन को भाई सब मारते हैं, एक रोमन पॉवेल है जो इसको मारता भी बहुत है और अपना विकेट भी काफ़ी देता है। तो मैंने ग्रीन लाइट डार्क वाली जो इसलिए ड्रॉ करी है, मारेगा भी बहुत ज़्यादा सैम करन को और अपना विकेट भी दे जाता है। बाकी सारे जने इसको मारते हैं, देखो किंग, लुइस, पूरन, होप, रदरफोर्ड, हेटमैन, रसल सब मारते हैं सैम करन को। उसके अलावा टोपली का जैसे मैंने आपको बताया वो हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है, सेकेंड T20 खेला नहीं था, थर्ड वाले में देखना पड़ेगा आएगा कि नहीं आएगा। हाई चांसेस है ना आए, इंग्लैंड ना रिस्क लेना चाहिए रीस टोपली के ऊपर। पर अगर आ गया तो ब्रेंडन किंग और शाई होप को ही थोड़ा रोक के रखता है, शाई होप में भी खेल ले लास्ट वाला, तो इस बात पर नज़र बनाए रखना। इंग्लैंड की तरफ से अगर मुझे किसी एक बॉलर को पिक करना हो तो यार मैं शाकिब महमूद को ही पिक करूंगा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और मैं तभी पिक करूंगा जब थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो। जोफ्रा आर्चर देखो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को रोक के रख लेगा पर उतने ज़्यादा विकेट नहीं निकालेगा। और जो आंद्रे रसल है वो जोफ्रा आर्चर को अच्छी खासी हिटिंग भी कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंद्रे रसल और जोफ्रा आर्चर के बीच में ऑरेंज वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो आई होप यार आपको लाइन्स का मतलब समझ में आ रहा है। ऑरेंज का मतलब किसी बैट्समैन ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मारा है, ब्लू का मतलब कि थोड़ी थोड़ी किसी बॉलर ने किसी बैट्समैन को दिक्कत दी है, एरो जिस भी प्लेयर की साइड है यानी मैचअप उसको फेवर कर रहा है, हाई चांसेस है कि वो इस मैचअप के अंदर जीते। डार्क ग्रीन लाइन का मतलब है कि एक बैट्समैन ने किसी बॉलर की पिटाई भी करी है और उसको अपना विकेट भी दिया है। तो कुछ अभी देखो रेड वाली लाइन आई नहीं है, रेड वाली अगले उसके अंदर आएगी। तो ये वेस्ट इंडीज के बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड के पेसर्स का मैचअप था। आई होप यार आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, इसको मैं टेलीग्राम के अंदर सबके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक से, वहाँ पे आपको सारा ये जो भी स्क्रीनशॉट है सब मिल जाएगा। इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर्स है ना उनका मैचअप समझते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स अकील हुसैन से स्टार्ट करते हैं। देखो अकील हुसैन विल जैक्स को सामने उसका विकेट ले भी जाता है और पिटता भी बहुत है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है जो हमें बता रही है कि
विल जैक्स इसको मारता भी है और अपना विकेट भी दे जाता है। उसके अलावा लिविंगस्टोन जो है वो भी कभी कभी अकेले उसको फंसा लेता है, तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। रेड वाली लाइन नहीं है, रेड वाली लाइन का तो मतलब पता ही है ना आपको, खतरा, जबरदस्त खतरा, वो आगे आएगा। लेकिन जो ब्लू वाली लाइन है इसका मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो अकिलूसन के केवल 2 प्लेयर्स के साथ थोड़ा मैचअप बन रहा है, एक विल जैक्स के साथ जिसको वो आउट भी कर सकता है और विल जैक्स इसको पीट भी सकता है, और दूसरा मैचअप बन रहा है लिविंगस्टोन के साथ थोड़ा सा। मोती का जो फिल सॉल्ट है वो मोती को काफ़ी मारता है, और मोती को साथ पता है किसी का कोई मैचअप बन नहीं रहा है। तो पहले 2 T20I में मोती को सिर्फ 1 विकेट मिला है पूरे आई थिंक 2 मैचों में, याद रखना। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि इंग्लैंड के जो बटलर, सॉल्ट, जैक्स ये ठीक खेलते हैं मोती को। लिविंगस्टोन कई बार पहले मोती पे आउट हुआ है पिछली सीरीज के अंदर, पर बाकी जो भी प्लेयर्स है ना इंग्लैंड के अंदर, सैम करन, मूसली, बीथेल, ये सब लेफ्टी हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, लेफ्ट हैंडर्स कम थे तो इसके कारण मोती को ज़्यादा विकेट मिल रहे थे, पर इस बार लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, 3 लेफ्ट हैंडर आ गए, तो इसलिए वो मोती को आराम से इस बार खेल रहे हो, इसलिए उसको विकेट उतने ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं T20I सीरीज़ के अंदर। सॉल्ट हाई स्ट्राइक रेट के साथ मोती को मारता है, ये याद रखना। बाकी सारे प्लेयर नॉर्मल खेलते हैं और लेफ्ट हैंडर्स भी इसको सर्वाइव कर सकते हैं। मोती को केवल एक ही कंडीशन में विकेट्स मिलेंगे, अगर वेस्ट इंडीज ने कोई बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा दिया तो हो सकता है प्रेशर के कारण मोती को विकेट मिल जाए। ये भी हो सकता है मोती 4 ओवर में 50 रन दे दे पर 3 विकेट ले जाए, समझ रहे हो। तो अगर वेस्ट इंडीज ने डिफेंड कर लिया अपना बड़ा वाला टोटल जो भी है तो ही मोती को विकेट मिलेंगे, वरना सारे प्लेयर्स इसको ठीक खेलते हैं। तो लास्ट में आपको रोस्टन चेज दिख रहा होगा। देखो रोस्टन चेज की मैं एक चीज बता देता हूँ, रोस्टन चेज के सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं पर वो सारे जने लेफ्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, यानी रोस्टन चेज का कोई मैचअप बन नहीं रहा है। मोस्टली ठीक खेलता है ऑफ स्पिनर को, सैम करन भी ठीक खेलता है, आपने आईपीएल में देखा ही होगा। उसके बाद में बीथेल तो प्लेयर जबरदस्त है ही स्पिन का। तो भले ही रोस्टन चेज ऑफ स्पिन डालता पर सामने वाले लेफ्ट हैंडर्स तो काफ़ी सही खेल रहे हैं। उसके अलावा जो भी राइटी बैट्समैन है वो भी इसको निकाल देंगे। तो रोस्टन चेज का कोई ऐसा मैचअप नहीं है कि वो विकेट निकालेगा, कोई गारंटीड नहीं है। मोती का भी कोई गारंटीड नहीं है। अकील हुसैन के 2 मैचअप बन रहे हैं, एक तो विल जैक्स के साथ जो ओपनिंग कर रहा है, दूसरा बन रहा है लिविंगस्टोन के साथ जो मिडिल ऑर्डर के आसपास आ रहा है, पर दोनों में कोई गारंटी नहीं है विकेट लेगा कि नहीं लेगा। विल जैक्स इसको मार भी सकता है और अपना विकेट दे भी सकता है। लिविंगस्टोन इसको थोड़ा बहुत चांसेस है, मान लो 10 मैच खेलेगा ना तो 4 बार हो सकता है विकेट दे दे। 4 बार भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब 40-30% मान के चलो कितने चांसेस है कि लिविंगस्टोन इसको विकेट दे दे, अगर सिचुएशन प्रेशर वाली बन जाती है। अगर नॉर्मल गेम चल रहा है, इंग्लैंड के अच्छे से रन आ रहे हैं, कोई प्रेशर बन नहीं रहा है, तो लिविंगस्टोन फिर जबरदस्ती का रिस्क लेगा भी नहीं ना इसके ऊपर। तो ये इंग्लैंड के बैट्समैन थे वर्सेस वेस्ट इंडीज के स्पिनर। जैसा आप देख पा रहे हो 3 प्लेयर जो मैंने पर्पल सर्कल में मार्क कर रखे हैं वो नए हैं, उनके ऐसे डिटेल में मैचअप अवेलेबल नहीं है, पर जो ये तीनों है ना जिनको भी मैंने पर्पल सर्कल में मार्क कर रखा है, ये तीनों ही स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। माइकल पेपर अगर मान लो इंग्लैंड ट्राई करती है तो ये भी बहुत अच्छा खेलता है किसी भी स्पिनिंग टाइप को। उसके अलावा और ऐसा कोई आपको जैसा दिख रहा होगा कोई मेजर थ्रेट नहीं है वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स का इंग्लैंड के बैट्समैन के अगेंस्ट में। और यही कारण है कि वेस्ट इंडीज अपना 2 T20I मैच नहीं डिफेंड कर पाया, क्योंकि प्रेशर बन ही नहीं पा रहा है ना, सारे तो अच्छे खेल रहे स्पिन को। पिछली बार ब्रूक था तो थोड़े राइटी ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे मोती प्रेशर बना लेता था, पर इस बार बीथेल आ चुका है, मौसली आ चुका है, तो ये प्रेशर बनने नहीं देते। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के जो पेसर्स है ना उनका मैचअप आपको समझाता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से ये वाला मैचअप समझ में आए। और जब आप अपनी टीम बना रहे हो ना तो आपके मन में कोई भी डाउट ना हो कि यार मैं किसको लूँ किसको छोड़ूँ, तो इसलिए मैं एकदम डिटेल से आपको बता रहा हूँ। और लाइन्स का खासा ध्यान रखना कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो अब देखो जो मैथ्यू फोर्ड है ना इसने काफ़ी विकेट निकाले थे ओडीआई सीरीज़ के अंदर, पर पिछले T20 मैच के अंदर इसने कोई विकेट नहीं लिया जितना मेरे को याद है। बटलर ने इसको उतना खेला नहीं है। सॉल्ट को देखो, सॉल्ट T20I में बहुत मारता है मैथ्यू फोर्ड को, 1-2 बार आमना सामना हुआ है जिसके अंदर सॉल्ट ने बहुत पिटाई करी है, पर रिसेंट ओडीआई सीरीज के अंदर सॉल्ट 3 बार आउट हुआ है मैथ्यू फोर्ड के ऊपर। और अभी वाला जो सीरीज हुई थी ना उसमें भी मैथ्यू फोर्ड ने इसको आउट करा था। तो मैथ्यू फोर्ड स्विंग अगर ज़्यादा हो रही है तो फंसा सकता है। आपको एक और चीज़ अंदर की बात बताता हूँ, देखो ओडीआई सीरीज के अंदर क्लाउडी वेदर था और मैथ्यू फोर्ड ने 5 ओवर डाल दिए थे पावर प्ले के अंदर ही। T20I में सिर्फ वो 2 ओवर डालता, तो अगर इंग्लैंड के प्लेयर ने सर्वाइव कर लिया ना उसके 2 ओवर, तो उसके बाद में मैथ्यू फोर्ड सीधा डेथ के अंदर आता है।
या मे बी उसे तीसरा ओवर भी डलवा लें। तो समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या है, ओडीआई के अंदर ज़्यादा ओवर मिलते हैं तो इंग्लैंड के प्लेयर को इसको थोड़ा ज़्यादा खेलना पड़ता है, तो वो होता है ना कि यार कितना ही रोके, हम मार ही देते हैं तो आउट हो जाते हैं। पर T20I के अंदर ये 2 से 3 ओवर डालता है, इसका जैसे स्पेल खत्म हुआ सिंगल डबल करके इसको निकाल दिया, उसके बाद बाकी बॉलरों की धुनाई करी। तो यही चल रहा है। तो मैथ्यू फोर्ड सॉल्ट को आउट भी कर सकता है, पर सॉल्ट इसे पीट भी सकता है। तो पहले पता मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी थी क्योंकि सॉल्ट इसे मारता है T20I के अंदर, पर जब 3 बार ये आउट कर रहा है ओडीआई के अंदर तो कहीं ना कहीं सॉल्ट थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर ही रहा है, यानी मैथ्यू फोर्ड विकेट तो ले ही पा रहा है पिटने के बाद भी। तो इसलिए मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी ऑरेंज लाइन के ऊपर, बस यही रीज़न है। विल जैक्स को मैथ्यू फोर्ड ने ओडीआई में आउट करा था, पर फिलहाल जो पिछला T20 मुकाबला था उसके अंदर आउट नहीं कर पाया मैथ्यू फोर्ड, तो मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, विल जैक्स थोड़ा थोड़ा ट्रबल होता है मैथ्यू फोर्ड के ऊपर, और लिविंगस्टोन मैथ्यू फोर्ड को भाई मारता है। तो मैथ्यू फोर्ड का मैचअप एक सॉल्ट के साथ बन रहा है, पर वहाँ पे वो पिट भी सकता है। विल जैक्स के साथ बन रहा है, पर विल जैक्स उसे खेल भी सकता है। तो ये 40% मान के चलो विल जैक्स वाला मैचअप, और सॉल्ट वाला 60-40 मान के चलो इन फेवर ऑफ सॉल्ट। मैंने एरो ड्रॉ नहीं करे, मैं शायद भूल गया था करना, पर आपको याद रखना। मैथ्यू फोर्ड के बाद देखो रोमारियो शेफर्ड है। जो भी ये पर्पल लाइन है ना, इसका मतलब इस बैट्समैन के साथ इस प्लेयर के मैचअप डिटेल में अवेलेबल नहीं है, यानी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे रोमारियो शेफर्ड ने बटलर को भी हाल ही में आउट करा था, लेकिन बहुत कम खेला बटलर इसको, तो हम कंक्लूसिव नहीं बोल सकते कि रोमारियो शेफर्ड के बाद एडवांटेज है कि बटलर के पास है। उसके अलावा सॉल्ट रोमारियो शेफर्ड को बहुत मारता है भाई, सॉल्ट बहुत मारता है रोमारियो शेफर्ड को, याद रखना सॉल्ट काफ़ी मारता है। विल जैक्स ने भी उतना खेला नहीं है, अगर मैं 1-2 मैच हटा दूँ तो उतना खेला नहीं है। लिविंगस्टोन को बहुत आउट करता है रोमारियो शेफर्ड, तो ये याद रखना 6 पारियों में या 7 पारियों में कुछ 6-7 बार आउट कर चुका रोमारियो शेफर्ड लिविंगस्टोन को, और 3 से 4 बार तो पहली दूसरी बॉल पे करा है। तो लिविंगस्टोन काफ़ी फंसता है। तो आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब यही है कि काफ़ी बार आउट करता है, इसको बहुत बड़ा खतरा है लिविंगस्टोन को रोमारियो शेफर्ड से। और ओडीआई वाला मैच अगर आपको याद हो जिसके अंदर सारे जने लिविंगस्टोन कैप्टन कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया था कि अगर रोमारियो शेफर्ड खेल रहा है तो लिविंगस्टोन को कैप्टन मत करना। शमार जोसेफ को इन्होंने पहला मैच खराया, दूसरे मैच को रेस्ट दे दिया। लिविंगस्टोन शमार जोसेफ की पिटाई करता है। टेरेंस हाइंस नया प्लेयर है, इतना खेला नहीं है इंग्लैंड के अगेंस्ट के अंदर। आपको एक चीज़ बताता हूँ, सैम करन को जैसे सब वेस्ट इंडीज वाले बैट्समैन अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं ना, अभी हमने मैचअप देखा था ना ऑरेंज लाइन सैम करन के ऊपर कितनी सारी थी, वैसे ही रसल को इंग्लैंड के बैट्समैन बहुत मारते हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी वो वाली है ऑरेंज लाइन है। सॉल्ट मारता है, जैक्स मारता है, लिविंगस्टोन मारता है, सैम करन खुद मारता है, मतलब सैम करन को सब मारते हैं और ये रसल को मारता है। तो देखो, तो रसल बहुत पिटता है इंग्लैंड के अगेंस्ट में, कभी कभी विकेट ले जाता है पर पिटता है। उसके अलावा मूसली, बीथेल, पेपर ये सब नए हैं, फ्रेश हैं, पहला टूर करने आए हैं इंग्लैंड इसके वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट के अंदर। अभी तक जितना भी खेला है बीथेल ने मेरे को काफ़ी अच्छा प्लेयर लगा है, मुझे बहुत अच्छी बैटिंग लगी बीथेल की। मोस्टली को उतना T20 में चांस नहीं मिला है। उसके अलावा पेपर को तो डेब्यू करना बाकी है। सैम करन इतना खेला नहीं है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, पर जिसके अगेंस्ट भी खेला ना, जैसे रसल के अगेंस्ट खेला काफ़ी अच्छा खेला है। शेफर्ड से मुझे ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही है, मैथ्यू फोर्ड से उतना उसको नहीं खेला पर मुझे इतनी दिक्कत लग नहीं रही है। तो वेस्ट इंडीज़ की साइड से अगर मुझे किसी एक बॉलर को पिक करना हो ना, मैं शेफर्ड को करूँगा। रसल अगर आपको बैटिंग पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि ये रन्स करेगा तभी लेना, बॉलिंग से फिर वो किस्मत वाली बात है कि इसको विकेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैचअप के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो मेरे को दिख नहीं रहा उसको विकेट कैसे मिल रहा है, पर अगर बैटिंग के हिसाब से देख रहे हो तो आपने देखा था इसके मैचअप देखे हमने रसल के कि ये जोफ्रा आर्चर को भी हिट कर सकता है, आदिल राशिद को भी थोड़ा बहुत हिट कर सकता है। तो बैटिंग से इसके मैचअप अच्छे खासे बन रहा है कि बैटिंग से चल जाए अगर इसकी बैटिंग आ जाए, क्योंकि नीचे बैटिंग आ रही है ना इसकी, और सेकेंड T20 ये खेला नहीं था, तो हम वो नहीं बोल सकते कंफर्मेशन के साथ कि तीसरा वाला भी खेलेगा T20 है। पर अगर खेलेगा तो इसको टीम से आपने तभी लेना जब आपको लगे कि बैटिंग से कुछ ना कुछ करेगा। बॉलिंग फर्स्ट अगर वेस्ट इंडीज़ करवा रही हो तो इसको अपनी टीम में ले लेना, क्योंकि इसका स्लोअर बॉल है, कभी कभी फंसा लेता है। और अगर सेकेंड इनिंग्स करते हो इसकी बैटिंग आ गई तो बैटिंग से इसके मैचअप काफ़ी अच्छे हैं, तो ये वहाँ पे रन्स भी कर सकता है। तो बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है रसल स्मॉल लीग के हिसाब से। पर अगर आपको ऐसा लगता है ना स्मॉल लीग में इसको विकेट नहीं मिलेंगे और वेस्ट इंडीज़ इसकी बैटिंग आने से पहले चेस कर जाएगी, या फिर इसके पास उतने रन ही नहीं बचेंगे मारने के लिए, तो इसको ड्रॉप कर देना। तो आई होप यार आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो मैचअप है बैट्समैन और पेसर्स के वो समझ में आए होंगे। सॉल्ट, बटलर ये मस्ट पिक है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो।
सेकेंड और T20I के अंदर सॉल्ट पहली बॉल पे आउट हो गया अकील हुसैन की। तो ये बहुत कम होता है कि आपको लग रहा हो कि अगली बार भी ऐसा होगा तो सॉल्ट को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सॉल्ट और बटलर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लिविंगस्टोन बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दे देता है। रोमारियो शेफर्ड इसको बहुत फंसाता है, पर लिविंगस्टोन बॉलिंग करवाने आ जाता है ना, डेथ के अंदर 2-3 ओवर डालने आ गया, 1 विकेट ले गया, फिर बैटिंग से मान लो रोमारियो शेफर्ड के आने से पहले 10-15 रन कर दिया तो 35-40 पॉइंट इसके बन जाते हैं लिविंगस्टोन के। और सिलेक्शन भी इसका अच्छा खासा है, तो इसको हम स्मॉल लीग में ड्रॉप नहीं कर सकते। जैकोब बीथल में अपनी टीम में लेके चलूंगा यार। सेकेंड T20I के अंदर इसके लिए पास उतने रन ही नहीं बचे मारने के लिए, तो इसने उतने पॉइंट नहीं दिए, पर ये प्लेयर बहुत अच्छा है। और लिविंगस्टोन सेकेंड T20I में इसके ऊपर आ गया था, जबकि 2 डाउन इसका नाम मेंशन था, लेकिन लिविंगस्टोन आ गया था। जैकोब बीथल अपनी टीम में लेना बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आई होप आपको मैचअप यार अच्छे से समझ में आएंगे, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो। हम टेलीग्राम के अंदर ऑडियो लाइव करते हैं, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जो भी आपके जैसे लोग हैं ना, वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, GL की टीम के बारे में पूछते हैं, कौन से प्लेयर को CVC कर सकते हैं, रिस्की प्लेयर कौन सा है जिसको ट्राई करा जा सकता है, तो ये सब वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जवाब मैं उनको आराम से एक को बड़े अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर आपको भी टेलीग्राम हमारी लाइव ज्वाइन करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके बैठ जाना। वहाँ पे फिर लाइव होती रहती है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैच आए मैं लाइव जरूर करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। अब आप पूछोगे CVC ऑप्शन कौन सा है, तो सेम CVC ऑप्शन इंग्लैंड के लिए हिसाब से अगर फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड करा तो आप उसे CVC कर सकते हो। बटलर को चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे चाहे वो बैटिंग सेकंड करे, आप उसे VC ट्राई कर सकते हो। कैप्टन मैं भी यार इतना ना बोलूंगा क्योंकि बटलर उतना लंबा चलता नहीं है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, पर पिछले मैच के अंदर 80 रन बना दिए थे, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। VC तो पक्का ट्राई कर सकते हो अगर आप कर रहे हो। फिल सॉल्ट को कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा विल जैक्स पिछले मैच के अंदर उसने 40 रन के आसपास कुछ 39 रन बनाए, तो मैं उसको CVC रिकमेंड नहीं करूंगा। लिविंगस्टोन को भी मैं CVC रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको मैचअप दिखाया ना शेफर्ड के साथ उसका, और बॉलिंग से लिविंगस्टोन की कोई गारंटी है नहीं। उसके अलावा वेस्ट इंडीज में अगर जोफ्रा आर्चर मान लो रेस्ट ले लेता है, पूरन ये जो होता है आदिल राशिद रेस्ट ले लेता है, इंग्लैंड आर्चर और आदिल राशिद की जगह किसी दूसरे प्लेयर को ट्राई करती है, तो उस केस के अंदर आप पूरन को CVC कर सकते हो। वरना मैं उसे CVC उसको भी नहीं करने वाला। जैसा मैंने आपको बताया ना, पूरन को आर्चर और आदिल राशिद रोक के रखते हैं, तो उसके जब रन ही नहीं बन रहे तो उसको CVC हम करके क्या करेंगे। उसके अलावा रोस्टन चेज अगर थोड़ा सा स्पिन ट्रैक होता है तो आप ट्राई कर सकते हो, पर कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर आप रोमारियो शेफर्ड को CVC ट्राई कर सकते हो, लोअर ऑर्डर में बैटिंग, फिर थोड़ी बार बॉलिंग से विकेट। आंद्रे रसल अगर खेल रहा तो बॉलिंग फर्स्ट में आप उसे CVC ट्राई कर सकते हो। तो वेस्ट इंडीज के अंदर अगर एवन लुइस चेस कर रहा है या फिर ब्रेंडन किंग चेस कर रहा है तो आप उनको भी CVC ट्राई कर सकते हो। तो बॉलिंग फर्स्ट के अंदर वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन कौन हो गया, शेफर्ड और आंद्रे रसल। अगर वेस्ट इंडीज चेस कर रही है उस केस के अंदर एवन लुइस और ये क्या बोलते हैं ब्रेंडन किंग। जैसा आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के प्लेयर, जो ये येलो सर्कल के अंदर है ये सेफ CVC ऑप्शन है, जिनको सारे लोग करके आएंगे, आप भी करके जा सकते हो। पर जो रेड सर्कल में ये डिफरेंशियल CVC ऑप्शन है, जिनको कम लोग करके आएंगे, पर अगर ये चले तो अच्छे खासे पॉइंट आपको दे देंगे। तो इंग्लैंड की साइड से मैं आपको CVC जैसा मैंने आपको बताया फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड के अंदर, बटलर को आप कभी भी ट्राई करो। उसके अलावा जो लिविंगस्टोन है उसको भी बहुत लोग ट्राई करेंगे, पर मैंने आपको बताया उसकी बैटिंग से शेफर्ड उसके सामने होगा और बॉलिंग से उसकी कोई गारंटी है नहीं। मैंने आपको CVC ऑप्शन बताया। अब मैं आपको एक बेस टीम बना के दिखाता हूँ। तो अब जो ये बेस टीम दिख रही है ना, इसके अंदर इन प्लेयर्स को हमने अपनी टीम में रखना ही रखना है। CVC हम टॉस और वेदर कंडीशन कैसी है, पिच कौन सी इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर हम अपने CVC ऑप्शन लेंगे। पर जो मैंने आपको CVC ऑप्शन दिया ना, मैं उन्हीं में चूज करूंगा, वही उन्हीं में मैं चूज करूंगा स्मॉल लीग के। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम होगी जिसके अंदर फिक्स प्लेयर जो मैंने आपको दिखा रखे हैं ये तो मैं अपनी टीम में लूंगा ही लूंगा। बाकी कुछ प्लेयर टॉस के ऊपर होंगे, CVC टॉस के ऊपर होगा। तो आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एक एक प्लेयर एक एक मैचअप मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आई होप आज आप कुछ यार अच्छा करके जाओ। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आगे बहुत मैचेस आएंगे जिनका मैं ऐसे डीपली एनालिसिस करके आपको देता रहूँगा। तो आप सबको यार बाय बाय।